नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देखिए, इस समय हम नाव पर हैं और नाव जरा समझिए कि ये बनारस का घाट है, अस्सी घाट है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। मगर हम आज जो चर्चा करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, और खास इसलिए भी कि आज हम जनता से बात नहीं करेंगे, संवाद राजनीति पर करेंगे, लेकिन जनता से नहीं, सीधे अपनी टीम से करेंगे। देखिए किस तरीके से हमारी जो पूरी टीम है भारत एक्सप्रेस की यहाँ पर जुटी हुई है, और जो चुनाव के हर बारीक पक्षों का मूल्यांकन करेंगे और समझाएंगे आपको कि आखिर चुनाव जो इतने चरण में चला है, इस पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में उसके सही हालात क्या हैं और सही स्थिति क्या है। एक और बात मैं बताता हूं कि आप देखिए कि जब आप अस्सी घाट पे होते हैं तो ये गंगा का जो दृश्य है ना, बड़ा मनोहारी हो जाता है। चलते हुए बोट्स, उस पर सवार लोग, और सबसे बड़ी बात, आध्यात्म का सबसे बड़ा संसार। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर, बहुत ही आध्यात्मिक मंजर, और उस पर अब राजनीति की चर्चा, और खास इसलिए भी कि प्रधानमंत्री मोदी यहीं से लड़ रहे हैं, तो उनको लेकर के भी चर्चा होगी। पूरे देश की राजनीति पर चर्चा होगी, और खासकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का गणित क्या होगा, ये भी हम सोचेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, मुकुंद शाही सर। आप खड़े हो जाते तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि क्या है कि ये बहुत मेहनत किया आपने, गर्मी से आप तरबतर हैं, मगर इस गर्मी में भी आनंद का वो अनुभूति जिसको आप बयां करना चाहेंगे। देखिए, सियासी तपिश जरूर 7वें चरण के आज सियासी शोर थम चुका है, लेकिन तपिश जो है अभी भी फिजा में बरकरार है। तपिश अभी भी महसूस की जा सकती है, और जो सियासी पारा है, बेशक अब 13 सीट उत्तर प्रदेश में चुनाव होने बाकी हैं जो 1 तारीख को होंगे, लेकिन गोरखपुर, जहां योगी आदित्यनाथ का सम्मान जुड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस, ये दोनों सीट उत्तर प्रदेश का आखिरी चरण में है। और तो इस बात से समझा जा सकता है कि क्यों सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है, जिसकी तपिश बनारस की गलियों में हमारी भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम ने, जिस दिन से हमारे आदरणीय सीएमडी साहब ने कहा था कि पूरी टीम भारत एक्सप्रेस की उतार दीजिए आप बनारस, गोरखपुर, पूरे पूर्वांचल में, तो बिना थके बिना रुके पूरी टीम लगातार हर एक लोकसभा क्षेत्र में गई और वहां से रुझान लिया, और एक मुकम्मल तस्वीर जो है। आप नेड़े पे मत जाइएगा, मैं ये कह रहा हूं, आप बनारस की गलियों में घूमे, आप बनारस की गलियों के साथ गाजीपुर की गलियों में भी गए, आप चले गए बलिया में भी, मतलब पूरा समीकरण नाप लिया, मगर तापमान सबका हाई रहा, राजनीति का भी और मौसम का भी। जी, ये कह सकते हैं कि सियासी तपिश और मौसम का तापमान दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब सियासी तपिश 1 तारीख को शांत होने वाली है, अब देखते हैं उसके बाद मौसम का तापमान खत्म होगा। मैं अभी पूरी बात करूंगा आपसे, लेकिन इसके पहले मैं कुछ और बात करता हूं। हमारे साथ स्नेह रंजन जी है। आप ही बताइए, बनारस का अंदाज तो बड़ा निराला है, ठीक ना? अब कौन किसको क्या, ये तो बात सवाल की बात। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि 80 घाट पर जब आप खड़े हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी गर्मी है? इस गर्मी को महसूस करना नहीं, बल्कि मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। ये जिस दिन नामांकन हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, उसी दिन ये तय कर लिया था बनारस की जनता ने कि उसे करना क्या है। और लोगों का भी जो नामांकन हुआ, मतलब आप निष्कर्ष पे आ गए? निष्कर्ष पे नहीं चाहिए, मैं निष्कर्ष में नहीं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप सियासी गर्मी की बात कर रहे हैं, सब खत्म हो गया है। अभी 2 घंटा पहले सब खत्म हो गया। इस समय लोग उत्साह में हैं, इस गर्मी में भी बड़ा उत्साह है। और आप देखिएगा कि जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो एक निष्कर्ष के रूप में ही सामने आएंगी। आप निष्कर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। आऊंगा, निष्कर्ष पर बात करेंगे, लेकिन जरा पीयूष इधर आइए। आप तो बलिया तक घूम आए, और बनारस की गलियों में भी खूब खाक छाना, एक तरीके से न्यूज छाना आपने। न्यूज में मिला क्या, ये हम नहीं पूछेंगे, ये बताइए आपका अनुभव क्या रहा? देखिए, अनुभव ये रहा कि पहले तो हमारी टीम उन जगहों पे गई कि वहाँ जाने पे लोगों ने ये कहा कि पहली बार कोई न्यूज़ चैनल आया है, तो एक तो हमारी मौजूदगी दर्ज हुई, और हमने जनता के बीच से ये बात जानी कि क्या चुनावी माहौल है, और जनता को बोलने का मौका दिया। उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे सुना कि उनका क्या माहौल है, वो क्या जनता को देंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हर बात पे चर्चा हुई। और हमने कई ऐसी चीज़ें पता की, जैसे कि प्रत्याशी अलग फैक्टर है, प्रधानमंत्री अलग फैक्टर हैं, इंडिया गठबंधन अलग है, इंडिया, सब कुछ एक बिखरा हुआ मैटर है। वहाँ जो प्रत्याशी है वो एक लार्जर पिक्चर नहीं है, वो एक स्मॉलर पिक्चर है। प्रधानमंत्री लार्जर पिक्चर है। आज जब हम लोग यहाँ भी उतरे थे बनारस में भी, तो यहाँ भी लोग कह रहे हैं प्रत्याशी हम नहीं देख रहे हैं। हम तो पता है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से उतरे हैं तो उनको तो जिताना ही है पूरे देश के लिए, लेकिन अगर ये बात कहीं और की भी होती तो वहां भी प्रत्याशी नहीं देखना, सिर्फ मोदी। थोड़ा सा अभी उस पे आएंगे। नीतीश हमारे साथ है। नीतीश, आप भी हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है और आप तमाम जगहों पर घूमे हैं। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग एक साथ रहे हैं
आप ये महसूस करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीतिक तापमान बहुत हाई था, मौसम भी बड़ा अजीब था, लेकिन इतना तो तय है कि एक तय कर दिया था, जनता का मूड आप भांप चुके थे। मैं मूड नहीं जान चुका, लेकिन जनता ने तो तय कर लिया था। बिल्कुल, जनता ने तय कर लिया है। और खास बात यह कि अभी हम लोग बनारस में हैं। अब बनारस के जो मतदाता हैं वो सांसद नहीं चुनते, प्रधानमंत्री चुनते हैं। यानी यहाँ के जो मतदाता हैं वो इस बार फिर से प्रधानमंत्री चुनने का मूड जो है पहले दिन से ही बना लिए। जैसा स्नेह सर बता रहे थे कि जिस दिन नामांकन हुआ उसी दिन बनारस की जनता ने मन बना लिया था कि वो इस बार फिर से प्रधानमंत्री चुनेंगे यहाँ से। चलिए ठीक है। अब देखिए, एक अहम सवाल के साथ मैं मुकुंद जी सर आपके पास आता हूँ। अहम सवाल आपसे इसलिए करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साथ एक पूरा समीकरण है, वो कहते हैं हम 79 सीट जीत जाएंगे। वो भी शायद कह देते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर समस्या है। मगर इन दावे के बीच, इन दावों के बीच जरा मुझे ये आप बताइए, आपका गणित क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी क्या उस पोजीशन में है कि मतलब 400 पार? देखिए, 400 पार का आंकड़ा होगा या नहीं होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जहां तक सियासी गणित की बात है, इंडी गठबंधन की बात करते हैं। 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग लगे कि यूपी को ये साथ पसंद है। लेकिन उस विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया उस पार्टी को। सिर्फ 52 सीट आए और 312 सीट बीजेपी के झोली में आया था। तो गठबंधन वो साथ अगर 2017 में नहीं पसंद था तो 7 साल के बाद पसंद आ जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और रही बात चुनाव की, तो अगर चुनाव यहाँ पे जहां जहां हम लोग गए, पूरे देश का भ्रमण किया है हमने, तो वहां पे एक ही चीज महसूस हुआ कि अगर एक व्यक्ति वर्सेस अदर्स, मोदी वर्सेस अदर्स, पूरे देश में चुनाव हो रहा है। ठीक है, जब इंडिविजुअल चुनाव होते हैं तब आपसी टक्कर, जातीय गणना और जातीय समीकरण की बात होती है। बहुत महत्वपूर्ण कहा है, यहाँ जाति इशू नहीं रहा है। जाति इस चुनाव में, दर्शकों से भी कहूंगा कि जात फैक्टर नहीं रहा, और शायद जो ये बात कह रहे हैं उसका यही मकसद है। देखिए, एक जो तय था कि पूरे देश के आधार पर इलेक्शन लड़ा गया, देश के मुद्दे सबसे पहले आए, और यही वजह है कि सब लोग समझ रहे हैं कि चुनाव किधर जा रहा। देखिए, विकास का मुद्दा जहां तक है, मैं गाजीपुर की ही बात करूंगा। कल मैं कहीं बैठा हुआ था, जो कैंडिडेट हैं सपा के, उनके बेहद करीबी व्यक्ति के पास बैठा हुआ था। उनका भी ये कहना था कि पिछले 70 साल से जो गाजीपुर की जनता ने सपना देखा था, उसको पिछली सरकार मनोज सिन्हा जब यहाँ पे थे, जब सांसद थे गाजीपुर से, तब उन्होंने पूरा किया। और गाजीपुर का एक समीकरण, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। गाजीपुर में 2 बार से बेशक अफजाल अंसारी सांसद हैं, पिछली बार सांसद बने। उस समय बसपा और सपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही थी और राजभर भी उनके साथ थे। इस बार बसपा अपना कैंडिडेट उतार चुकी है, सपा से अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं, राजभर बीजेपी के साथ आ चुकी है और बीजेपी का जो कैडर वोट उधर है। तो बेशक हवा कहीं और हो, लेकिन मौजूदा स्थिति में यही देखने को आ रहा है कि मोदी वर्सेस अदर्स चुनाव हो रहा है, और मोदी मैजिक तो पूरे देश में देखने को भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि खास बात यह मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो स्थानीय कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के लोगों में गुस्सा दिखता है, आक्रोश दिखता है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की बात आती है तो उनके सुर बदल जाते हैं, और ये हम सब ने महसूस किया। जरा आप बताइए, आप आइए, आप भी ग्राउंड जीरो पर थे। बनारस की बात करें, इस बनारस में इस बार विपक्ष कह रहा है कि अजय राय चुनौती दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका गणित क्या कहता है? देखिए देवनाथ जी, पहली बात तो कि पीएम मोदी इस बार पहले से ही ये टीम ने तैयारी कर रखी है कि पीएम मोदी इस बार रिकॉर्ड वोटों से यहाँ जीतेंगे। तो ऐसे में काशी की गली गली में इस बात की बड़ी चर्चा है कि पीएम मोदी को कैसे जीत का एक रिटर्न गिफ्ट दिया जाए, उनकी हैट्रिक लगाई जाए और रिकॉर्ड वोटों से लगाई जाए। और रही बात आपने अजय राय और इंडी गठबंधन की बात की, तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन काशी का मिजाज बड़ा दूसरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के यहाँ से सांसद चुने जाने के बाद लोग लगातार इस बात की चर्चा करने लगे थे कि हम यहाँ से सांसद नहीं चुनते हैं, यहाँ से पीएम चुनते हैं। तो उनमें एक अजीब सा उत्साह, गर्व की भी अनुभूति हो रही है। और इंडिया गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें सपा और जो कांग्रेस के लोग हैं वो अपनी जो खोई हुई जमीन है वो पाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्नेह रंजन जी, ये आप बताइए कि जब ये बात हो रही है कि अजय राय और प्रधानमंत्री मोदी, तो कोई तुलना दिखाई देती है?
नहीं देखिए, इसको दूसरे ढंग से कहें, मैं तुलना की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनका भी अपना एक इंडी गठबंधन है और प्रधानमंत्री की जो विनम्रता, खास करके तब जब बुनकर भी नाराज हैं। प्रधानमंत्री की जो विनम्रता है और बनारस के प्रति जो उनका डेडिकेशन है, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनारस को दिया है, उन्होंने एक वादा किया था, उस मीटिंग में मैं भी था, इंटरेक्ट किया था और ये कहा था कि काशी की आत्मा को छेड़े बिना वो बनारस का विकास करेंगे। और ऐसा ही दिखा। भगवान शिव जो कि जिनके आराध्य और भी लोग हैं, तो उन्होंने काशी की आत्मा को छेड़े बिना यहाँ का जो श्रृंगार किया है काशी का, वो एकदम दर्शनीय महत्वपूर्ण है। मैं एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया है कि आज ये बताइए कि क्या अयोध्या और बनारस तय करेगा कि पूरे देश में किसकी सरकार हो? क्योंकि जब भी किसी से बात करो तो अयोध्या में मंदिर की बात करता है और जो काशी की बात आती है, काशी, तो पूरा समीकरण चेंज है। वो सकरी गलियां, वो भीड़ भाड़ और साफ सफाई अब चेंज हो गया है काशी। तो आपको लगता है कि पूरे देश की, खासकर उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, पूरे देश की राजनीति की धुरी काशी और अयोध्या बन गई है? देखिए, जहां तक काशी और अयोध्या की बात है, काशी कॉरिडोर सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है, वो विकास का प्रतीक है। जो विकास हुआ है काशी कॉरिडोर बनने की वजह से, जो ख्वाब था उसको काशी की जनता ने हकीकत की शक्ल में देखा है। और यहाँ जब काशी की गलियों में हम घूम रहे थे तो न सिर्फ बनारस के लोग बल्कि तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, आपसे भी कई टोलियां टकराई, हमसे भी कई टोलियां टकराई। उन लोगों का कहना था कि पहले भी हम काशी आते रहे और आज आए हैं, आसमान जमीन का अंतर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है कि विकास हुआ है। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। अयोध्या की सड़कों पे 1.5 महीने, जिस समय राम मंदिर का निर्माण हुआ था और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, उस समय 1.5 महीने भारत एक्सप्रेस की टीम इसी तरीके से गली गली, चप्पे चप्पे अयोध्या के पुनर्निर्माण का साक्षी बना। तो विकास कैसे नहीं हुआ? और उसी विकास रथ पे रोजगार की बात आती है, रोजगार की बात आती है, थोड़ा चलते भी है, रोजगार की बात आती है तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाली जो सरकार है ना, थोड़े बगल में देखने लगती है। और ये भी कहा जाता है, जो एजुकेशन में गया था, ये सच है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू है, लेकिन युवा खास करके एक सवाल उठाते हैं कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। और दूसरा सवाल ये कि जो स्वास्थ्यगत सुविधाएं हैं उसमें और सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी उम्मीद वो भारतीय जनता पार्टी को ही देखते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सरकार समझ पा रही है कि युवाओं में शिक्षा और महंगाई को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के थोड़ा आक्रोश है? देखिए, युवाओं में हमें भी सुनने को मिला, कहीं भी गए तो बेरोजगारी का मुद्दा उठा, लेकिन साथ में अगर बेरोजगारी को हम विकास से जोड़ते हैं कि विकास हुआ, उन्हीं से अगर ये सवाल पूछा जाता था तो उनका कहना था कि हाँ विकास तो हुआ है। विकास और बेरोजगारी, विकास और रोजगार दोनों में अन्योन्याश्रय का संबंध है। इधर आइए, हमारे दर्शकों से मैं चाहूंगा, यहाँ जहां हम शो कर रहे हैं ना, ये तस्वीर ऐसी थी नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जब कैमरा दिखाएंगे आप तो देखिए ये तस्वीर ऐसे लगता है कि किसी अलग शहर में है हम, और खास करके यूपी की कल्पना तो नहीं कर सकते थे आप। लेकिन देखिए नाव पे सवार लोग, बनारस की नदी, 80 घाट और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम, ये सारी चीजें मिलकर के एक दृश्य तो बनाते हैं। विकास तो हुआ है। देखिए, विकास हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के दिन इसी काशी की गलियों से कह चुके हैं कि पहली बार जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे वो, तो उस समय उन्होंने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। इस बार उन्होंने कहा है कि माँ गंगा ने मुझे गोद में बुलाया है। तो दोनों में अंतर है और वाकई में माँ गंगा ने उन्हें गोद में काशी की जनता के बीच प्रतिनिधित्व करने के लिए छोड़ रखा है। और मौजूदा चुनाव में हम नहीं समझते हैं कि, अब एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको, 2014 राजस्थान का विधानसभा का चुनाव था, वहां नारे लगते थे कि रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ठीक, उसके बाद मोदी जी की अपील होती है वहां पे जाके, जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव में बेशक वसुंधरा राजे हार गईं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो 25 के 25 सीट बीजेपी की झोली में। दिल्ली की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही कहती है। मैं आऊंगा आपके पास दिल्ली की तस्वीर को लेकर के। नीतीश साहब बताओ कि जब दिल्ली की बात करते हैं, जैसा मुकुंद जी ने बताया, दिल्ली की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल जब भी विधानसभा के लिए यानी मुख्यमंत्री के तौर पर जब भी प्रोजेक्ट किए जाते हैं उनको बम्पर जीत मिल जाती है। लेकिन जैसे लोकसभा इलेक्शन होता है,
वैसे ही तस्वीर बदल जाती है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, हर चुनाव के ना अलग अलग मायने होते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, ग्राम प्रधान का चुनाव हो, हर जगह अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान ना लोग चेहरा देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा चेहरा, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। अभी हम लोग पहले भी देख रहे थे, चेहरे की बात हो रही थी। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो चेहरे पे होता है, विधानसभा में स्थिति दूसरी होती है, और ग्राम प्रधान, और जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे उसमें अलग अलग मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। लेकिन यहाँ जब देश की बात होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है कि क्या। अभी आप जब मुकुंद सर से बात कर रहे थे तो विकास की बात कर रहे थे। देखिए, गंगा में श्रद्धालु बढ़े हैं, पर्यटक बढ़े हैं, लेकिन जो यहाँ जो नाविक हैं उनकी कुछ समस्याएं भी है। जब हम कवरेज कर रहे थे, यहाँ बातचीत कर रहे थे, तो बड़े क्रूज आने से जो छोटे नाविक हैं, जो यहाँ नाव छोटी छोटी चलाते थे, उनकी समस्या ये है कि सभी लोग ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, बड़े क्रूज में बैठ लेते हैं। लेकिन आप जब नेशनल बात कर रहे हैं, नेशनल परिप्रेक्ष्य में, तो ये बातें छोटी होती है। एक सांसद के तौर पर पीएम जरूर देखेंगे, लेकिन आप ये बताइए, आप भी हमारी टीम का एक हिस्सा रहे हैं, आप ये बताइए कि बनारस की लोकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोकल समस्या यहाँ पे व्यापार से संबंधित है। देखिए, अगर विकास की बात, व्यापार नहीं बढ़ा। नहीं, व्यापार कहाँ बढ़ा? लोग कहते हैं कि पर्यटन हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बढ़ने के कारण व्यापार बढ़ गया। ये सरासर गलत बात हो रही है। जो जनता के लोग, जो उनका कहना, कारण समझिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तकरीबन 3000 से ज़्यादा घरों को तोड़ा गया। 3000 ज़्यादा से अगर घरों को तोड़ा गया तो लगभग 10 से 12,000 दुकानदारों को उजाड़ दिया गया। वो दुकानदार कहाँ के थे? यहाँ के रहने वाले थे। लेकिन मैं गुस्सा है उसमें, बिल्कुल है। कारण मैं चंद मिनटों में बात को खत्म जल्दी करेंगे क्योंकि चंद मिनटों बात को जल्द खत्म करूंगा। वो व्यापारी दुकानदार कहाँ के थे? यहाँ के थे। लेकिन मकान मालिक कहाँ के थे? कोई गुजरात का है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है। अरे लेकिन काशी के बारे में बात करते, काशी के बारे में कहा जाता है, काशी के बारे में कहा जाता है कि बहुत लाभ और हानि की चिंता नहीं रहती है। मैं इनसे बात करूंगा। काशी के बारे में कहा जाता है कि बहुत लाभ और हानि की चिंता नहीं रहती, काशी का आदमी मस्त रहता है, मस्त मौला रहता है। जरा ये बताइए, हमारा सवाल सुनिए पहले। जब बात काशी की हो रही हो तो क्या ये छोटे छोटे मुद्दे इतने बड़े हो जाते हैं क्या? इनकम्बेंसी में स्कोप रह जाता है भाई। इनकम्बेंसी जब होती है तो आप कहीं भी जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो वहाँ एक स्कोप रह जाता है क्रिटिसिज्म का। 2014 में जब मोदी आए थे और यहाँ जब उन्होंने काम शुरू किया था, अब तक 49,000 करोड़ की प्रोजेक्ट यहाँ पे रन कर रहे हैं। और जो आप कह रहे थे अभी कि उजाड़ दिया गया, सबको भाई साहब, जो 219 रुपए किराए पर रह रहे थे, उनको 10-10 करोड़ रुपए दिए गए कि आप जाओ अपना कहीं बस जाओ, और वो गए कहीं बसे। जितने लोग उजाड़े नहीं गए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उनको भाई देखिए एक कॉरिडोर बनाना था, कॉरिडोर के लिए जगह चाहिए थी, तो कहाँ से आती जगह? तो उसके लिए सरकार ने, काशी किसी एक की नहीं है, काशी किसी एक की नहीं है, सिर्फ काशी सरकार ने उन सबको 10 टाइम्स 20 टाइम्स पैसा देकर के बसाया कहीं पे। और आज स्थिति ये है, मेरी एक बात जरूर सुनिए। आज स्थिति ये है कि बनारस में एक लखा मेले का कंसेप्ट हुआ करता था कि हर 3 महीने पे एक मेला लगता था, जिसमें ये होता था कि कम से कम 1 लाख का व्यवसाय होगा, और वो बनारस की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ता था। आज लखा मेले का कंसेप्ट हर दिन है बनारस में। यहाँ पे जरदोजी हुआ, यहाँ पे काष्ठ कला हुआ, यहाँ पे लकड़ी के खिलौने हुए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मर गई थी, लुप्त प्राय थी। मोदी के आने से कम ये हुआ कि एक डबल इंजन की सरकार थी, ओडीओपी चल गया, और उसमें क्या हुआ कि बनारस का, उसका सीधा फायदा बनारस को मिला। एक सवाल अब आपसे बनता है मेरा, आप रुके रहिएगा। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है, खासकर काशी से, क्योंकि आज ही डिप्टी सीएम से भारत एक्सप्रेस ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि काशी में जीत और हार मायने नहीं रखती। काशी अब वो तय कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा वोट हासिल कर जीतने वाले प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें देख रही है। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, इस बार कई रिकॉर्ड जो हैं, कई मानक तय होंगे, कई रिकॉर्ड बनेंगे, जो हमने महसूस किया है। और यहाँ भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम इसी मुद्दे पे है कि आज जो हमने अनुभव किया इस पूरे चुनाव में, अपना अनुभव हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हमने बनारस, काशी की गलियों में, बलिया की गलियों में, गाजीपुर की गलियों में, मऊ की गलियों में, गोरखपुर की सड़कों पे क्या महसूस किया था, पश्चिमी उत्तर पूर्वांचल में क्या महसूस किया। और पूर्वांचल कहीं ना कहीं दिल्ली की दूरी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की गद्दी जो है सबसे बड़ी पंचायत की,
जो गलियां हैं वो यहीं से होकर गुजरती हैं। उत्तर सत्ता का रास्ता यूपी से ही सत्ता का रास्ता यूपी से ही होके जाता है। तो जो हमारी टीम ने महसूस किया है उसका लब्बो लुबाब हमें देवनाथ यही समझ में आ रहा है कि एक बार फिर हैट्रिक लगने जा रही है और 400 का आंकड़ा पार होगा नहीं होगा, लेकिन एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जो जनता का रुझान हम लोगों ने महसूस किया, अब आने वाले 4 तारीख आप दोनों रुकिए, यहीं पे आ रहा हूं, लेकिन पीयूष से मैं बात करूंगा। पीयूष, आप ये बताइए कि जब आप कुशीनगर जाते हैं, जब आप काशी जाते हैं, जब आप गाजीपुर जाते हैं, जब आप गोरखपुर जाते हैं, तो क्या मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं? लोगों की समस्याएं अलग अलग होती हैं या कमोबेश एक ही जैसी रहती है? देखिए, कमोबेश पूरे देश की बात हो रही है ना, देश का चुनाव है। नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब आप काशी में जाते हैं, आप गोरखपुर जाते हैं, आप गाजीपुर जाते हैं या तमाम जिलों में जाते हैं, तमाम संसदीय क्षेत्रों में जाते हैं, तो लोगों की समस्याएं बदल जाती हैं जगह के साथ या कमोबेश एक जैसी समस्या? एक जैसी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं कॉमन मिली हम लोगों को, बेरोजगारी, महंगाई, और जो कई हम लोग बुनकर समाज में गए तो उनकी अपनी समस्याएं थी। तो कुछ जो कॉमन समस्याएं ये बेरोजगारी और महंगाई को लेके इसमें काम चल रहा है। लोग बदलने की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारा जो लोकल प्रत्याशी है हमारे पास नहीं आता, पर्सनल टच नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं क्या इस वजह से पूरी सरकार, मोदी सरकार ने काम नहीं किया, क्या विकास नहीं हुआ? अगर विकास हुआ है तो रोजगार भी मिला होगा, सब कुछ हुआ होगा। तो लोग कहते हैं कि चेहरा तो हमारे पास जो है वो काम कर रहा है, मोदी जी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो समस्या है इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो मोदी जी हैं और वो सब कर लेंगे, लेकिन जरा आप दोनों बताइए मुझे, दोनों सवाल, एक ही सवाल दोनों से करूंगा। थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, थोड़े गंगा घाट भी दर्शकों को दिखना चाहिए। देखिए, ये दृश्य बड़ा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, तो मैं चाहता हूं कि ये दृश्य दिखते रहना चाहिए। सवाल तो हम तो करेंगे, आप दोनों से सवाल एक ही है, और सवाल नजरिए का है, सवाल सोच का है, दृष्टिकोण का है। आप लोग ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है, काशी की बात हो रही है, क्या ये जो असर है इनका जो जादू जिसकी बात की जा रही है, क्या दक्षिण में इसका असर किस तरीके का है? मैं सबसे पहले आपसे, देखिए, जहां तक दक्षिण की बात है तो कई जगह, जैसे कोलकाता, मैं दक्षिण से हट के थोड़ा कोलकाता चलता हूं। कोलकाता में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो मतदान हुए हैं उसके प्रतिशत को देखते हुए, और निश्चित तौर पे जो रुझान हमें वहां पे जाने के बाद भारत एक्सप्रेस की टीम को देखने को मिला वो यही था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो निश्चित तौर पे यहाँ भी मोदी की गारंटी और मोदी का जादू और मोदी मैजिक जो है कोलकाता की जनता पे भी हावी है, जो अभी तक टीएमसी और तमाम लोग उसमें लगे हुए थे। रही बात दक्षिण की, तो दक्षिण में भी इस बार तेलंगाना से लेके हर स्टेट में आप देखेंगे रिजल्ट आने वाला है 4 तारीख को। असर पड़ेगा, असर 100% है, और मोदी मैजिक पूरे देश में। और वही मैं पहले भी आपको कहा था कि वन वर्सेस अदर्स, मोदी वर्सेस अदर्स। ठीक है, ठीक है, आप बताइए कि ये जो जादू है क्या उधर भी? मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हुआ तमिल संगमम, और तमिल संगमम में इतने लोग आए कि जितना एक्सपेक्टेड नहीं थे। उसका असर केवल ये था कि मोदी के नाम पे लोग, और वहाँ के लोग शिव भक्त हैं, वहाँ शैव का वो है, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलंगाना हो। तो उन सब से जो मेरी बातचीत हुई इसके पहले, चुनाव अभियान के पहले, तो सब मोदी के लिए एकदम दीवाने हैं। इस पे आऊंगा, मैं आऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, समय की दिक्कत है, मैं आखिरी सवाल लूंगा, लेकिन आप लोगों से एक अंतिम सवाल जरूर लूंगा। आप बताइए, आपने क्या महसूस किया ग्राउंड जीरो पर? देखिए, बनारस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और मोदी जी यहाँ से तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं, और हैट्रिक बनाने की मतलब पूरी प्लानिंग है। यहाँ की जनता जो है कि पूरी तरह से मन बना चुकी है मोदी जी को इस बार हैट्रिक बनाने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र में विकास जो हुआ है उसको हम लोग शब्दों में बयान करें, विकास। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये तस्वीर बहुत प्यारी है, हम खास करके जब हम बनारस के घाट पर होते हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, सिर्फ ये बताइए कि जो भाजपा कह रही है 400 पार, क्या उसके आसपास? निश्चित तौर पे चलिए, तो नहीं, बस अब समय की दिक्कत है, मैं और बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, इस घाट से ये बात तो तय है कि जो हमारे भारत एक्सप्रेस की टीम है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर जाती रही, लोगों के मन मस्तिष्क को टटोलती रही, और सबसे बड़ी बात, देश की नब्ज क्या है ये आपने देख लिया। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में बनारस एक ऐसा संदेश देगा जहां पर ये जो संस्कृति है ना, यहाँ पर सभी, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। तो ये तय हो गया है कि चुनाव की जो, और खास करके एक मैसेज जरूर दूंगा कि 1 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव है, आप वोट जरूर देने जाएं, क्योंकि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करके करते हैं तो सशक्त राष्ट्र का निर्माण करा सकते हैं। तो देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस।